चाइनीज और बैंकिंग सेक्टर से अपना ट्रस्ट डेफिसिट दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। अब क्या होगा इस साइड पे, क्या ये इन्वेस्टर दोबारा चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? तो चाइना का जो 30% जीडीपी डिपेंड करता है रियल एस्टेट में, वो कहां से आएगा? एवरग्रैंड एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एवरग्रैंड जो है वो इस सिचुएशन में? चाइना जो कि वर्ल्ड की वन ऑफ द रिचेस्ट इकोनॉमीज में काउंट होता है, वो अपनी हिस्ट्री की वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। पिछले एक साल में चाइना की रियल एस्टेट मार्केट कोलैप्स कर चुकी है, क्रैश कर चुकी है और प्रॉपर्टी सेल्स 72% से ज्यादा डिक्लाइन हो गए हैं। इन सब की वजह बताई जा रही है एक चाइनीज जायंट रियल एस्टेट कंपनी को, जिसका नाम है एवरग्रैंड। एवरग्रैंड चाइना में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में वन ऑफ द लार्जेस्ट और वन ऑफ द बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनी है। तो आइए चलते हैं, जानते हैं इसके डिटेल्स के बारे में कि आखिर चाइना की रियल एस्टेट क्राइसिस पूरी तरह से क्या है। So hello everybody, welcome to Chahal Academy. My name is Supriya Singh and today we are going to talk about the real estate crisis of China. So let's begin with this. अगर आप आज की हेडलाइन देखो तो ये कहती है चाइनाज रियल एस्टेट क्राइसिस। चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है फ्रेंड्स, वो कितने की है? 26 to 30% ऑफ द चाइनीज जीडीपी वो कॉन्स्टिट्यूट करता है क्या? चाइना की रियल एस्टेट मार्केट। इस हिसाब से अगर जीडीपी का 30% रियल एस्टेट मार्केट है, तो आप सोच सकते हैं कि इसके क्रैश होने की वजह से किस हद तक असर पड़ेगा चाइनीज इकोनॉमी पे। तो इसी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि चाइना जो है वो विटनेस कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन, चैलेंजिंग इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ इट्स हिस्ट्री। चाइना की जो रियल एस्टेट मार्केट है वो नियरली 30% ऑफ द जीडीपी है, जो कि पिछले साल में एक साल में क्रैश हो चुकी है। अब देखो प्रॉपर्टी सेल्स जो है वो ड्रॉप हो गए हैं 72% तक, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गई है। प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो गई है? क्योंकि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम हो जा रहा है। ठीक है, इन्वेस्टर्स के पैसे लगे होते हैं रियल एस्टेट में, तो प्रोटेस्ट का कारण इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस कम होना। बैंक के पैसे लगे होते हैं, यानी कि डिपॉजिटर्स जो बैंक को पैसे देते हैं, वही बैंक वही पैसा आगे देती है इस तरह के रियल एस्टेट जायंट्स को। तो डिपॉजिटर्स के जो बैंक अकाउंट है, जो पैसे हैं, जो डिपॉजिट्स हैं, वो फ्रीज हो चुके हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी सेल्स 72% से ज्यादा गिर चुकी है। इसका मतलब है जो कमिटमेंट है, जो रियल एस्टेट ने जो कमिटमेंट कर रखी है कंपनी ने कि हम आपको इस पर्टिकुलर डेट पे अलॉट कर देंगे लैंड, या फिर अलॉट कर देंगे आपको फ्लैट, वो कमिटमेंट नहीं पूरी कर पा रही है। इन सब का क्यूमुलेटिव रीजन क्या है? क्यूमुलेटिव क्या है रिजल्ट? प्रोटेस्ट है। अभी देखो बैंक्स हैव फ्रोजन डिपॉजिटर्स अकाउंट and tanks have been deployed against the protesters. Okay? अब देखो बैकग्राउंड क्या है क्राइसिस का, तो मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट मार्केट एक बहुत ही बड़ा मार्केट है और 1996 का टाइम था, 1996 का टाइम था, जब एक बहुत ही बड़ी कंपनी, रियल एस्टेट कंपनी स्टैब्लिश होती है चाइना में, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एवरग्रैंड। ये कंपनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि ये वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज, रियल एस्टेट कंपनीज, नॉट जस्ट चाइना बट वर्ल्ड ओवर है। इसने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और इस वजह से अगर कोई कंपनी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना रही है, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल मतलब यही है कि उसके पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए। और वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा आता है इन्वेस्टर्स से, और बैंक्स जो है वो वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। प्लस कौन होता है? जो आउटसाइड ओवरसीज इन्वेस्टर्स होते हैं और जो इंडियन कंट्री वाले इन हाउस इन्वेस्टर्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो एवरग्रैंड ने बहुत ही बड़े स्केल पे लोन ले रखा था इन्वेस्टर्स ने, चाहे वो ओवरसीज हो चाहे वो कंट्री के इन्वेस्टर्स हो, उन्होंने इन पे पैसा लगाया। एट द सेम टाइम जो बैंक में जो डिपॉजिट करती है पब्लिक, बैंक उसी का पैसा जो है इन लोगों को देती है, और जब इनका प्रोजेक्ट सेल होता है, जब इनके फ्लैट सेल होते हैं, तो वो पैसा आकर के वापस बैंक में जाता है। एट द सेम टाइम इस पे इंटरेस्ट भी ये देते हैं बैंक को। तो इस तरह से पूरी इकोनॉमी चलती है। लेकिन ये पता चला चाइनीज गवर्नमेंट को कि
एवरग्रांड जो है वो अपनी हद से ज्यादा ही लोन ले रहा है। वो इतना ले रहा है कि हो सकता है कि 2000 सॉरी 2008 वाली जो इकोनॉमिक क्राइसिस थी या फिर जो क्राइसिस जो 1997 में जो ईस्ट एशियन क्राइसिस थी वैसी सिचुएशन ना आ जाए। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने वहां पे क्या लगाया, 2-3 रूल्स लगाया कि आपको इतना डेट टू जीडीपी मेंटेन करना है, ठीक है, आपको डेट टू एसेट, सॉरी नॉट जीडीपी बट उस पर्टिकुलर कंपनी को या कंपनीज को, रियल एस्टेट कंपनीज को इतना डेट टू एसेट रेशियो मेंटेन करना है। एट द सेम टाइम इतने लिमिट का आपके पास लिक्विड कैश होना चाहिए ताकि कोई आप सिचुएशन, इमीडिएट सिचुएशन को क्या कर पाओ, हैंडल कर पाओ। बट ये जो कंपनी है फ्रेंड्स, जो एवरग्रीन कंपनी है, एवरग्रेड कंपनी है, इन्होंने क्या किया, एवरग्रांड ने 2-3 साल कंसेक्यूटिवली इन सारी चीजों पे, इन सारे पॉइंट्स पे क्या किया, डिफॉल्ट किया। अब क्या होता है कि आपने सुना होगा एक फिच नाम की इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। फिच ने क्या किया कि इनको जो है वो डिफॉल्टर घोषित कर दिया। अब जैसे ही इनको डिफॉल्टर घोषित किया एवरग्रांड कंपनी को, तो जितने इन्वेस्टर थे एवरग्रांड में वो अपने पैसे को वापस मांगने लगे। अब पैसे वापस मांगने की वजह से एवरग्रांड उनको पैसा वापस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एवरग्रांड ने उनसे पैसा लिया है। पहले प्रॉपर्टी तो सेल हो, पहले प्रॉपर्टी तो जाए, एट द सेम टाइम डिपॉजिटर्स के अमाउंट भी बैंक में क्या है, वो फ्रीज है। तो अब किया क्या जाए, तो यही सारे इश्यूज है। अब हम देखते हैं पीपीटी में। चाइनीज प्रॉपर्टी जायंट जो कि एवरग्रांड है, उन्होंने लायबिलिटी उनकी एक्सीड हो गई $300 बिलियन। कैन यू इमेजिन, इनकी सॉरी लायबिलिटी $300 मिलियन से भी पार कर गई, which failed to meet the interest payment to international investors। अब ये इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को क्या नहीं कर पाए, पेमेंट इंटरेस्ट नहीं कर पाए। अब देखो, this led Fitch, a financial risk rating agency, to declare Evergrande in default। अब देखो, investor got worried about the possible ripple effect, और उन्होंने क्या किया कि चाइनीज और बैंकिंग सेक्टर से अपना ट्रस्ट डेफिसिट दिखाना जो है वो शुरू कर दिया। अब क्या होगा इसका इफेक्ट? पहला, क्या ये इन्वेस्टर दोबारा चाइनीज कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे? नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो पैसा नहीं आएगा। तो चाइना का जो 30% जीडीपी डिपेंड करता है रियल एस्टेट में, वो कहां से आएगा? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी देखो आप, हाउ डिड एवरग्रांड मेड इनटू ट्रबल। आखिर एवरग्रांड एक बहुत ही बड़ी कंपनी थी, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि एवरग्रांड जो है वो इस सिचुएशन में पड़ गई? तो अगर आप देखें तो एवरग्रांड एक्सपैंडेड एग्रेसिवली टू बिकम वन ऑफ द चाइनाज बिगेस्ट कंपनी बनने के लिए पोस्ट 1996, पोस्ट एस्टैब्लिशमेंट इन्होंने बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन की। एग्रेसिव एक्सपेंशन एक रियल एस्टेट कंपनी कैसे करेगी जब बहुत सारे फंड उठा लेगी मार्केट से? तो यही बात है कि नए रूल्स आए चाइना में, जब इनको पता चला चाइनीज गवर्नमेंट को कि बहुत सारा पैसा उठाया जा रहा है इन बिग रियल एस्टेट जाइंट्स के द्वारा, तो मे भी हमारी इकोनॉमी पे इसका फ्यूचर में खतरा हो, इस वजह से उन्होंने नए रूल्स लाए जो कि वो इन तरह के बिग डेवलपर्स के डेट लेने की जो डेट लेने का जो इनका एक तरीका है उस पे क्या लगा सके, कंट्रोल लगा सके, ठीक है। तो इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इट्स फोर्सिंग एवरग्रांड टू सेल प्रॉपर्टीज एट ह्यूज डिस्काउंट टू स्टे अफ्लोट। एवरग्रांड को क्या करना पड़ा, अपना प्रॉपर्टी कुछ सेल करना पड़ा ताकि वो स्टेबल रहे, क्योंकि इसने डेट बहुत ज्यादा ले लिया था। डेट बहुत ज्यादा की वजह से इनकी लायबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इनके पास जो एसेट था, जो मनी था, वो कम हो गया था। अभी देखो, 3 रेड लाइंस दिया गया था जो कि डेवलपर्स को मेंटेन करना था, रियल एस्टेट डेवलपर्स को 3 लाइंस। ये रेड लाइंस है। रेड लाइंस का मतलब कि ये लिमिट आपको रखना ही है, आप इसको क्रॉस नहीं करोगे। अगर आप इसको क्रॉस करोगे तो फिर आप पे डिफॉल्टर का लग सकता है बाद में, फ्यूचर में। अभी देखो, डेट टू एसेट कितना मेंटेन करना है, 70% या उससे कम, 70 से ज्यादा नहीं होना चाहिए डेट टू एसेट। डेट टू एसेट का मतलब होता है कितना आपके पास डेट है एज कंपेयर टू द एसेट। तो अगर डेट टू एसेट अगर हाई है, इसका मतलब आपके पास डेट ज्यादा है, आपके पास एसेट
उस डेट को चुकाने के लिए कम है। इसका मतलब इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर आपकी डेट टू एसेट आपका ज्यादा है तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस कम होगा। अगर आपका डेट टू एसेट कम है, यानी आपके पास एसेट ज्यादा है और आपके पास डेट कम है, तो इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आप में बढ़ेगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि इनके पास एसेट है तो ये फ्यूचर में मैं इनको डेट दूंगी तो वो वापस आ सकता है पैसा। उसी तरह से 100% कैप ऑन नेट डेट टू इक्विटी। अब डेट टू इक्विटी पे 100% का कैप लगा दिया। थर्ड, इनफ कैश होना चाहिए ऑन हैंड टू सेटिस्फाई द शॉर्ट टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म आपको कुछ बोरोइंग करनी है तो आपके पास उतनी लिक्विड कैश भी होनी चाहिए। अब देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ क्राइसिस ऑन चाइना। चाइना पे जो क्राइसिस आई है इसका क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हुआ है? तो पहला, डिपेंडेंस ऑन अ सिंगल कंपनी। एक कंपनी कौन सी थी? एवरग्रैंड। इस पे मेजरली चाइनीज इकोनॉमी क्या कर रही थी? डिपेंड कर रही थी रियल एस्टेट सेक्टर में। तो ये जो एवरग्रैंड ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया किसमें? चाइना की इकोनॉमी में, ऑन हेवी रिलाइंग ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर फॉर ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। अब अगर एवरग्रैंड डिफॉल्ट कर रही है 300 मिलियन डॉलर का, अगर इसको प्रॉब्लम हो रहा है 300 बिलियन डॉलर का, तो किसके पास सबसे ज्यादा इशू है? चाइना की इकोनॉमी के कोलैप्स होने का कितना ज्यादा खतरा बढ़ जाता है, आप ये देखो। क्रेडिट क्रंच। क्रेडिट क्रंच हो गया क्योंकि एवरग्रीन ने क्या किया? एवरग्रैंड ने डिफॉल्ट कर गई। अब क्या हुआ है? डिफॉल्ट होने की वजह से कोई भी इन्वेस्टर है उनका कॉन्फिडेंस चाइनीज इकोनॉमी में क्या हो गया? कम हो गया। अब क्या इन्हें कोई चाइनीज कंपनीज को क्या कोई डेट देगा? नहीं देगा। तो कैश क्रंच हुआ, क्रेडिट क्रंच हुआ। एट द सेम टाइम बैंक्स ने भी इन्हें लोन दिया है, तो बैंक्स की भी कैपेसिटी कम है कि वो आगे किसी कंपनी को लोन दे पाएगी। अगेन क्रेडिट क्रंच हुआ। इस वजह से कोई कंपनी नहीं डेवलप कर पाएगी, कोई कंपनी नहीं आगे चल करके कुछ रियल स्टेट में अच्छा बिल्ड कर पाएगी, जीडीपी में ऐड कर पाएगी अपना कंट्रीब्यूशन, जिसकी वजह से पूरी इकोनॉमी में रिपल इफेक्ट होगा। अल्टीमेटली पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। ये बता रहे हैं इट मेक्स डिफिकल्ट फॉर कंपनीज टू बोरो फंड्स एट रीजनेबल रेट। थर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली बहुत ही रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इन्वेस्टर की कॉन्फिडेंस क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई है। चलिए, इम्पैक्ट ऑफ चाइना क्राइसिस ऑन इंडिया। अब इंडिया पे चाइना के क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? तो कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा, देख लेते हैं। स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में जो मेटल सेगमेंट है इंडिया का, उस पे इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि मेटल सेगमेंट में मेटल्स जो है वो स्टॉक पे चाइना इंडिया से खरीदता है। तो यही चीज, अब चाइना के पास पैसा नहीं है तो आखिर कौन खरीदेगा? तो द मेटल सेगमेंट इन इंडिया स्टॉक मार्केट व्हिच हैज बीन स्ट्रांग दिस ईयर would face a short term correction और longer impact if the crisis continues, क्योंकि सबसे बड़ा बायर जो है वो चाइना ही है मेटल सेगमेंट का इंडिया का स्टॉक पे। सेकंड, ग्लोबल ग्रोथ। The ongoing crisis in China could hurt the global growth prospects, affecting the recovery in the markets like India. हमारी कंट्री जो है इंडिया है वो बहुत ज्यादा चाइना पे डिपेंडेंट है, चाहे वो इंपोर्ट को लेकर के हो चाहे वो एक्सपोर्ट को लेकर के हो। तो ओवरऑल इकोनॉमी डिसरप्ट हो जाएगी क्योंकि हर चीज एक दूसरे से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में क्या है? इंटरलिंक्ड है। आयरन और एक्सपोर्ट। चाइना वन ऑफ द लार्जेस्ट है। क्या इंडिया जो है उसकी जो आयरन और एक्सपोर्ट्स है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है? आयरन और एक्सपोर्ट लार्जेस्ट कहाँ है? चाइना है। मच ऑफ विच इज हेडेड टू चाइना। आयरन और इंडिया का ज्यादा से ज्यादा कहाँ जाता है? चाइना में एक्सपोर्ट होता है। तो क्योंकि चाइना के पास पैसा नहीं है तो हम देखेंगे कि चाइना हमारा और नहीं खरीदेगा, इससे हमें फाइनेंशियल इशू देखने को मिल सकता है। नाउ गोइंग चाइनाज मेजर्स टू टैकल द क्राइसिस। अब चाइना की क्या क्या मेजर लिए हैं इस टैकल करने के लिए क्राइसिस को? तो फर्स्ट, सेंट्रल बैंक सपोर्ट। जो चाइना का जो सेंट्रल बैंक है वो इंटरवेंशन करेगा और वो क्या करेगा? कोऑपरेट करेगा। एक्चुअली मैं अगर आपको बता दूं कि चाइना की सेंट्रल बैंक के इंटरवेंशन से पहले इन्वेस्टर ने क्या किया था कि सूट फाइल किया था हाई कोर्ट में कि हमें कॉन्फिडेंस नहीं है इस कंपनी में, ये कंपनी एवरग्रैंड डिफॉल्ट कर चुकी है, अब आप इसका रिजोल्यूशन कराएं। तो कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था आज से 6 महीने पहले किनको? एवरग्रैंड को, कि आप अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करो। रीस्ट्रक्चरिंग के बाद 6 बार कोर्ट में इन लोगों ने कहा ठीक है हम करेंगे, ठीक है हम करेंगे, ऐसा करके 6 बार
6 बार कोर्ट में इनकी पेशी हुई और 6 बार इन्होंने क्या किया, रीस्ट्रक्चरिंग नहीं किया। फाइनली जाके कोर्ट ने क्या कहा कि इनफ इज इनफ। जब कोर्ट ने ये बोला, हाई कोर्ट ने वहां की कि इनफ इज इनफ, उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर दिया किस चीज का, उसके बाद लिक्विडेशन का। और जब लिक्विडेशन का ऑर्डर मिलता है, इसका मतलब अब कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये सारी चीजों को टेक ओवर कर लेगा। अब जो ओनर है, जो एवरग्रांड के जो ओनर है, उनका उनपे कोई भी हक नहीं बचा। अब वो गवर्नमेंट ऑफिशियल टेक ओवर करेंगे, उनकी अपनी कंपनी बैठेगी, ट्रिब्यूनल होगी, वो सब कुछ जो है वो अपना जो भी पैसा देना है, इसको क्या करना है, लिक्विडेट करना है, पैसे लौटाने हैं, वो सारा अब उनका डिपार्टमेंट है। तो अब ये लिक्विडेशन की तरफ टुवर्ड्स जा रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट इट, सेंट्रल बैंक क्या करेगी, इंटरवीन करेगी और कोऑपरेट करेगी। ये एक तरह से चाइना का मेजर हो सकता है क्राइसिस टैकल करने का। सेकेंड, रेगुलेटर्स रूल। अब ये क्या है, बैंकिंग और सिक्योरिटी रेगुलेटर्स आर इंश्योरिंग कि मार्केट में क्या रहे, इंटरवेंशन रहे, मार्केट में क्या रहे, मार्केट इंटरवेंशन रहे। और किनका इंटरवेंशन रहे, इन सब रेगुलेटर्स का, ताकि स्टेबिलिटी बनी हो इकोनॉमी में। स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, खास करके रियल स्टेट में, क्योंकि रियल स्टेट क्राइसिस हमने ऑलरेडी देखा है। 1997 ईस्ट एशियन क्राइसिस होगी, जहां टाइगर इकोनॉमी, शीप इकोनॉमी थी। उसी तरीके से आप देख लो 2008 की क्राइसिस, तो ऑलरेडी हमें पता है। इसीलिए रेगुलेटर्स जो है उन्होंने भी रोल इसमें करना है प्ले। लोकल गवर्नमेंट प्रिपेयर्डनेस, जो लोकल गवर्नमेंट है, दे आर रेडी टू स्टेप इन इफ एवरग्रांड fails to manage its affair, which is more likely to happen. Actually, Evergrande is on the verge of failing to manage its affair. It is yet to be seen now. अब देखो लेसन्स हमने क्या सीखा, हमने लेसन्स यही सीखा कि किसी एक जाइंट पे आंख बंद करके डिपेंड नहीं रहना है, आंख बंद करके हम भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो पहला देखो, अवॉइड माइंडलेस इन्वेस्टमेंट। ये जो एकदम माइंडलेसली जो इतना लंबा इन्वेस्टमेंट हो गया, लगातार इन्वेस्टमेंट हो गया, 1996 से अभी तक इन्वेस्टमेंट हो गया, उस तरह का ओवर इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना है कि ओवरसीज उठा लिया, कंट्री से उठा लिया, बैंक से उठा लिया लोन लेकर के। थोड़ा सा जुडिशियसली हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस जो है वो क्या, सोशल नॉर्म्स के, अब वो बड़े जाइंट है, ये सोच करके सोशल नॉर्म्स में हमने इन्वेस्ट कर दिया, ये नहीं होना चाहिए। इट शुड बी अवॉइडेड because it could be costly. China में the pursuit of status led to high debt level despite sky high prices. प्राइसेस बहुत हाई थी, लेकिन हमें अपना स्टेटस मेंटेन करना है कि हम एवरग्रैंड हैं, तो हम एवरग्रैंड ही रहे। ये सोच करके हमने बहुत ज्यादा क्या है वो पैसा लगा दिया, इन्वेस्ट कर दिया। इससे हमें बचना है। इवैल्यूएट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इंडिया में ब्लाइंडली ट्रस्टिंग द फिक्स्ड डिपॉजिट्स, इसको एज सेफ विदाउट कंसीडरिंग इन्फ्लेशन मिरर्स, ये गलत है। हमें अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को इवैल्यूएट करते रहना चाहिए कि क्या हमारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फिक्स्ड डिपॉजिट सेफ है या नहीं। व्हाट इफ समथिंग लाइक दिस कि फिक्स्ड डिपॉजिट हमारा फ्रीज हो गया, तब हम क्या करेंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है समझना। थर्ड, अफोर्डेबल हाउसिंग। हाउसिंग जो है उसकी स्काई रॉकेटेड जो प्राइस है, करोड़ों में अरबों में बिक रही है, उसको कम होने की जरूरत है। एक अच्छा घर 20 से 25 लाख के अंदर भी आ जाता है। ये पॉइंट ये कह रहा है कि हाई होम प्राइसेस एंड इंटरेस्ट रेट आर होल्डिंग बैक द रियल स्टेट सेक्टर। होम एट द कॉस्ट ऑफ 20-25 लाख रेंज आर नीडेड टू बूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो है ये हमारे मैनेजेबल रेंज में है। रियल स्टेट में अगर कुछ क्राइसिस आएगी तो हम उसको हैंडल कर लेंगे, इस तरह का रिपल इफेक्ट से हम बच सकते हैं। ऑल्सो प्लोरिफरेशन होना चाहिए, एक जाइंट हर चीज कंट्रोल ना करे, बहुत सारे जाइंट्स हो, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि अगर इन केस इन फ्यूचर ऐसा कुछ होता है कि हमारा कुछ रियल स्टेट इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो हम कम से कम उसको हैंडल करने के सिचुएशन में रहें। तो ये सारी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। आपके व्यूज क्या है चाइना पे, आपको क्या लगता है कि चाइना की जो अभी सिचुएशन है वो किस वजह से है, और चाइना में जो एवरग्रैंड कंपनी की जो सिचुएशन है उसको वो कैसे बचा सकती थी, उसको वो कैसे रोक सकती थी। और वर्ल्ड इकोनॉमी और स्पेसिफिकली मैं बात करूं
तो चाइनीज गवर्नमेंट या फिर चाइनीज लोकल गवर्नमेंट उसके लिए क्या कर सकती है? आपके सजेशंस, आपके व्यूज, आपके अपने अप्रोच प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। एंड फॉर सच करंट अफेयर्स रिलेटेड और कंटेंट रिलेटेड new videos and information, do not forget and like the subscribe. Do not forget and subscribe Chahal Academy. I hope to see you in the next video. Please take care of yourselves and thank you so much. Bye bye.